वो कदकाठ में सबसे बुलंद और नुमाया था। उसकी ऊंची पगड़ी का जरतार शमला ट्यूबलाइट्स में दमक रहा था। चारों तरफ लोग थे, रंग बिरंगे कपड़ों वाली सिख औरतें भी थीं। तहाँ वो मौका से कुछ फासले पर थीं। इनमें से ज्यादातर मुख्तलिफ चीजों की ओट में थीं। इन मुमकिन था कि इनमें शरबत भी शामिल हो। मैंने धमाका खेज मवाद नीचे रख दिया था। सरदार अवतार सिंह ने अपनी पाटदार आवाज में कहा, अकबर अली आगे आ। मैं उसके हुक्म पर चंद कदम आगे आ गया। मुसल्ला गार्ड्स ने आगे बढ़कर धमाका खेज मवाद को देखा और मेहमानों को सुनाने के लिए कहा, यह काफी बड़ा बम है, यह तो गड्डी के पुर्जे कर सकता था। यकायक किसी ने एक पेड़ के पीछे से निकलकर अकब से मेरे सर पर राइफल का वजनी कुंदा मारा। शदीद चोट लगी। आंखों के सामने रंग बिरंगे सितारे नाच गए। मैं घुटनों के बल गिरा। एक और चोट लगी। मुझे लगा कि मेरी आंखों के सामने स्याह पर्दा सा तन रहा है, लेकिन मैं मुकम्मल बेहोश नहीं हुआ। यकीनन मेरी सख्त जानी मेरा साथ दे रही थी। कई अफराद मुझ पर पिल पड़े। मुझे अपना चाकू निकालने की मोहलत में नहीं मिली। मेरे कानों में मिली जुली कई आवाजें पड़ रही थी। बस पंजाबी के उड़ते उड़ते से फिक्रे थे, कौन है ये, इसके साथी भी होंगे। हुआ क्या है चौधरी जी, गड्डी के नीचे बम लगा रहा था। दूसरी गाड़ियां भी देखो भाई, फाटक बंद कर दो, मारो इसको, बम के ऊपर रेत डाल दो, नहीं पानी में फेंको। कई तरह की आवाजें थीं। मैं दिल के अंदर से कहीं आवाज आई, कहाँ हो इमरान, देखो मैं फिर फंस गया हूं, मुझे जरूरत है तुम्हारी। लेकिन वो कहीं नहीं था, ना आस पास न दूर दूर तक। उसके न होने से मेरे अंदर एक इजाफी हिम्मत और तवानाई पैदा होने लगी। मैं समझ गया कि यहाँ जो कुछ करना है मुझे अकेले ही करना है। मैं ऊंधा पड़ा था। मेरी नजर एक चमकती कृपान पर थी। ये कृपान एक गार्ड की कमर से बंधी हुई थी। मैं जानता था कि अगले चंद सेकंड में बहुत कुछ होगा। मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन मौत से ज्यादा खदशा मुझे एक और बात का था, कहीं बहुत से दूसरे लोगों की तरह सरवत भी तो ये नहीं समझेगी कि मैं वाकई इस गाड़ी के नीचे बम लगा रहा था। मेरी टांग के साथ मेरा खमदार चाकू भी बंधा हुआ था, मगर वो निस्बतन दूर था और कृपान नजदीक थी। गार्ड्स की कमर से बंधी हुई ये कृपान मुझसे बमुश्किल एक हाथ के फासले पर थी। मैंने नीचे गिरे गिरे अपना दायां हाथ बढ़ाया और फुर्ती से कृपान खींच ली। इससे पहले कि कुछ समझता मैं उठा और तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ा। ये टारगेट मैं पहले ही मुंतखब कर चुका था और ये ऊंचे जरतार शमले वाला सरदार अवतार सिंह था। वही पुरानी कहावत वाला मामला था। बरदरबार में बादशाह ने बुढ़िया से कहा था, जिस चीज पर हाथ रखोगी वो तुम्हारी हो जाएगी। बुढ़िया ने बादशाह पर हाथ रख दिया था और कहा था, जब तुम मेरे हो तो सब कुछ मेरा है। मैं भी जरतार अवतार सिंह पर कृपान रखना चाहता था। अगर वो मेरे कब्जे में आ जाता तो सब कुछ आ जाता। उसकी शहरक पर कृपान आ जाने का मतलब यह था कि सबकी शहरक पर कृपान आ गई। मैं तेजी से अवतार सिंह पर झपटा। मेरा और उसका दरमियानी फासला 8-10 फुट से ज्यादा नहीं था, लेकिन सब कुछ वैसा ही नहीं होता जैसा इंसान चाहता है। यहां मेरे साथ भी किस्मत ने थोड़ा सा धोखा किया। इससे पहले कि मैं अवतार सिंह तक पहुंचता और उसको अकब से जकड़ कर कृपान उसकी तवाना गर्दन पर रखता, एक चमकदार लाठी लहराई और बड़े जोर से मेरे चेहरे पर लगी। मैं अवतार सिंह तक पहुंचने से पहले ही एक बार फिर ऊंधा गिर गया। पहली 2 चोटों का असर भी अभी दिलो दिमाग पर मौजूद था। इस ताजा जर्ब ने मुझे चकरा कर रख दिया। सरदार अवतार सिंह तड़प कर पीछे हट गया। एक साथ कई अफराद दोबारा मुझ पर फिल पड़े। वो मुझ पर लाठियां और राइफल के कुंदे बरसा रहे थे। मेरा पूरा जिस्म बेरहम जरबात के जद में आ गया। खुद को शदीद जख्मी होने से बचाने के लिए मैंने अपना सर और चेहरा बाजुओं में छुपा लिया। मेरी पुश्त पर तवातर से लाठियां बरस रही थी। इसके साथ ही गाड़ियों के बौछार भी। मारो, हड्डियां तोड़ दो इस नमक राम की, कोई कर जा, कुत्ते की मौत मार दो, मारो फायर इसके सर में। एक पारदार आवाज ने आदसी मशवरा दिया। नहीं नहीं, कोई गोली नहीं चलानी। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये सरदार अवतार की आवाज थी। मेरे चेहरे से बहने वाला खून मेरी आंखों में भर रहा था और मेरे मुंह में नमक की तरह घुल रहा था। वो लोग मुझे घसीट कर एक कमरे में ले आए और ऊंधे मुंह रंगीन फूल बूटों वाले पुख्ता फर्श पर फेंक दिया। शदीद चोटों ने मुझे वाकई बेदम कर डाला था। त्रिशोला के सरदार भी वही गलती कर रहे थे जो मार्के की रात चौधरी अनवर के कारिंदों ने की थी। वो तलाशी के दौरान में मेरी टांग से बंधा हुआ चाकू छोड़ गए थे। यहां भी यही हुआ था, मगर सोचने की बात यह थी कि जिंदगी मौत की इस बाजी में अभी मुझे अपना यह पत्ता इस्तेमाल करना चाहिए था या नहीं। मेरी तरफ 2 राइफलें उठी हुई थी। चमकीले कोकों वाली लाठियों ने सर पर साया कर रखा था। सूरजाल किसी फौरी मुहिम जोई के हक में नहीं थी। कुछ फासले से सरदार अवतार सिंह की गिरदार आवाज मेरे कानों में पहुंची। वो अपने बेटे हरि सिंह को मुखातिब करके बोला, इसकी पतनी को देखो, वो कहीं भाग न जाए, पकड़ो उसको भी। भागते कदमों की आवाजें आई। वो लोग जनान खाने की तरफ जा रहे थे। कुछ ही देर बाद वो लोग सरवत को भी खींचते हुए वहां ले आए। सरवत का रंग हल्दी हो रहा था। खौफनाक सूरत वाले अनंत सिंह ने
सरवत को धकेल कर मेरे करीब फर्श पर फेंक दिया। वो करा कर रह गई, उसकी कई चूड़ियां टूटकर फर्श पर बिखर गईं। सरदार अवतार सिंह के इशारे पर अनंत सिंह ने भरा हुआ पिस्तौल मेरे सर से लगा दिया और कड़कर बोला, क्या चक्कर चला रहे हो तुम? किसके कहने पर किया है ये सब कुछ? इससे पहले कि मजीद कोई कुछ कहता, मेरे मोबाइल फोन की बेल होने लगी। यह मोबाइल हरि सिंह के हाथ में था। उसे मेरी तलाशी के दौरान में मिला था। हरि सिंह ने मेरी तरफ गहरी नजरों से देखा, फिर कॉल रिसीव की। मेरे खदशे के इन मुताबिक ये मेरे मददगार जगत सिंह की ही कॉल थी। जब मैं सख्त बेचैनी से उस कॉल का इंतजार कर रहा था, ये नहीं आई थी और अब जबकि उसे नहीं आना चाहिए था, ये आ गई थी। हरि सिंह ने स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो, कौन? हरि सिंह ने पूछा। दूसरी तरफ जगत आवाज पहचानने में नाकाम रहा। उजरत में बोला, यार ताबशे, यहाँ बड़ी गड़बड़ हो गई थी, कुछ बंदों से टाकरा हो गया था, बड़ी मुश्किल से निकले हैं। हरि सिंह ने जरा तवक्कुफ किया और फिर भराई हुई आवाज में बोला, यही हवेली में। अब दूसरी तरफ जगत सिंह जरा चौंका। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। हरि सिंह ने फौरन बात बढ़ाई, ताबशे का दोस्त। ताबशा जरा गुस्ल खाने में है। कौन दोस्त? जगत ने फिर चौंकी हुई आवाज में पूछा। दलीप सिंह। कौन दलीप सिंह है? जगत अब पूरी तरह ठिठक गया था। उसके साथ ही उसने फोन बंद कर दिया। हरि सिंह ने अपने बाप अवतार सिंह की तरफ देखा। अवतार सिंह की भूरी आंखों में बला की चमक थी। वो बड़ी पुरसोच नजरों से मुझे और सरवत को घूर रहा था। फिर वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मुझे इस मुंडे पर पहले ही शक था। मेरे ख्याल में ये अकबर अली नहीं, इसके भेस में कमीने निहालू का को बंदा है। हरि सिंह ने बाप की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर ये अकबर अली नहीं है तो फिर ये नर्स भी सुरैया नहीं होगी। सरदार अवतार सिंह ने आगे बढ़कर सरवत के बाल मुट्ठी में जकड़े और जोर से झटक कर बोला, कौन हो तुम दोनों? किस चक्कर में आए हो यहाँ? सरवत की गर्दन मुड़ गई थी। वो बस कराह कर रहेगी। मेरे दिमाग में चिंगारियां से छूट गईं। इसकी तौहीन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन मैं फौरी इश्तियाल में आकर कोई ऐसा कदम भी उठाना नहीं चाहता था जिसका नतीजा नाकामी की सूरत में निकलता। मैंने जब्त किया। अनंत सिंह ने मेरे सर पर पिस्तौल का दबाव बढ़ा दिया। मेरे सर का पिछला हिस्सा दीवार से लग गया। अनंत सिंह का दिल चाह रहा था कि वो पिस्तौल को किसी चाकू या नेजे की तरह मेरी कनपट्टी पर घुसा दे। बोलो, कौन हो तुम? वो खतरनाक लहजे में फिर फुनकारा। इससे पहले कि मैं जवाब में कुछ कहता या सरवत कुछ बोलती, एक शख्स तकरीबन दौड़ता हुआ आया। उसका रंग उड़ा हुआ था। उसने चढ़ी हुई सांसों के साथ हरि सिंह के कान में कुछ कहा। हरि सिंह का सुर्खो सफेद चेहरा भी एकदम फीका पड़ गया और सरदार अवतार सिंह का सुर्खो सफेद चेहरा भी एकदम फीका पड़ गया। सरदार अवतार सिंह सवालिया नजरों से बैठे और मुलाजिम की तरफ देख रहा था। सरदार हरि सिंह अपने बाप सरदार अवतार सिंह के पास पहुंचा और उसके कान में चंद सरगोशियां की। अवतार सिंह का चेहरा भी मुतगय्यर हुआ। उसका हाथ बेसाख्ता अपने कृपान की तरफ बढ़ा। बहरहाल उसने कृपान निकाली नहीं। सख्त इज़राब के आलम में वो जनान खाने की तरफ बढ़ा। हरि सिंह हमारी तरफ इशारा करके करख्त लहजे में मुलाजिम से बोला, बंद करो इनको कमरे में, अभी लेते हैं इनकी खबर भी। हमारे कमरे का वजनी चौबी दरवाजा एक धमाके से बंद कर दिया गया। बाहर से वजनी कुंडी चढ़ाकर ताला लगा दिया गया। देखते ही देखते बेशतर मुसल्ला अफराद इस कमरे के सामने से हो चलो गए। मैं ग्रिलदार खिड़की में से देख रहा था। इर्द गिर्द कुछ अफरा तफरी सी नजर आती थी। मुलाजिम तेज रफ्तारी से हरकत कर रहे थे। दरवाजे बंद हो रहे थे और खुल रहे थे, एकदम ही जैसे हमारे वाला अहम तरीन मामला पसे मंजर में चला गया था। इसकी जगह किसी और मामले ने ले ली थी। मैंने ग्रिलदार खिड़की में से देखा कि हवेली का बड़ा फाटक बंद कर दिया गया था और उसके सामने मुसल्ला अफराद की तादाद भी बढ़ गई थी। मैं बेदम सा होकर दीवार के सहारे बैठ गया। मेरे पूरे जिस्म पर ज़रबात आई थी। बाजू में से मुसलसल शदीद टीसें उठ रही थी। यूं लग रहा था कि कहीं फ्रैक्चर हो गया है। चेहरे पर लगने वाली लाठी ने पेशानी के करीब से सर फाड़ डाला था और वहां से बहने वाला खून मेरे पूरे चेहरे को लथड़ा रहा था। मैंने पतलून के अंदर से कमीज निकाली और इसके दामन से चेहरा पूंछने की अपने से कोशिश की। सरवत मुझसे बिल्कुल ताल्लुक बैठी थी। बल्ब की जर्द रोशनी में उसके बाल मुंतशिर थे और कंधे पर से कमीज उतरी हुई थी। सरवत, मैंने उसे मुखातिब किया। मैं हैरान रह गया। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। चहजे के वो मेरी चोटों पर परेशान होती या मुझे तिब्बी इमदाद देने की कोशिश करती। मैंने कहा, सरवत, तुमने 3 बजे आने का कहा था, तुम आई क्यों नहीं? तुम्हारे ना आने से बहुत कुछ गड़बड़ हुआ। यहाँ एक बड़ा खतरनाक खेल खेला जा रहा है सरवत। यूसुफ की जिंदगी को खतरा है। वो अजीब लहजे में बोली। जो खतरनाक खेल खेला जा रहा था इसका एंड मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे जिस्म में सरतापा एक सर्द लहर तोड़ गई। मेरा अंदेशा हकीकत निकला था। वही हो रहा था जिसका डर था। या मौजूद बहुत से दूसरे लोगों की तरह सरवत भी गलत फहमी का शिकार हो रही थी और ये वही गलत फहमी थी जिसकी दाग बेल अभी कुछ देर पहले सरदार अवतार उसके बेटे ने डाली थी। उनने हवेली में आए हुए मेहमानों के सामने अपने जुर्म का सारा मलबा मुझ पर डाल दिया था और सूरत हाल भी ऐसी बनी थी कि बहुत से लोगों को इस सफेद झूठ पर फौरन यकीन आ गया था। मेरे हाथ में धमाका खेज मवाद था और मैं स्याह टोयोटा जीप के नीचे से बरामद हुआ था। मैंने सरवत का शाना थामते हुए कहा, सरवत, कहीं तुम भी तो ये नहीं समझ रही कि मैं यूसुफ की गाड़ी के नीचे बम लगा रहा था?
वो अजीब बेगाने अंदाज में बोली, मैं कुछ नहीं समझ रही, मैं कुछ नहीं समझ रही, प्लीज चुप हो जाइए। उसने अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए और अपने सर बेबसी के अंदाज में दीवार से पटक दिया। मैं सन्नाटे में था, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने यहाँ सरवत और यूसुफ के लिए अपनी जान दांव पर लगा रखी थी, अपने जिस्म को जख्म कर रहा था, और जहाँ सरवत मुझे ही शक की नजर से देख रही थी। मैंने कहा, सरवत तुम्हें कुछ खबर नहीं यहाँ क्या हो रहा है? बड़ी खतरनाक साजिश हो रही है। यूसुफ को यहाँ इसलिए लाया गया है कि उसकी शक्ल सरदार अवतार सिंह के बेटे से बहुत मिलती जुलती है, और उस बेटे ने कत्ल किए हुए हैं। ये लोग यूसुफ को मारना चाहते हैं इस तरह। प्लीज ताबिश, आप चुप हो जाओ, मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना। शायद आप वो ताबिश हो ही नहीं जिसे मैं जानती थी। यूसुफ की बातों को गलत समझती थी। मैं इन्हें समझाती थी कि इन्हें धोखा हुआ है, ताबिश ऐसा नहीं कर सकते, इनका खून ऐसे सफेद नहीं हो सकता। लेकिन अब तो बहुत कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। तुम किस धोखे की बात कर रही हो? मेरी वजह से यूसुफ को क्या धोखा होना था? क्या किया है मैंने? आपने कुछ नहीं किया, बेकसूर हैं। ये सरदार भी बेकसूर हैं, जो लोग इन्हें लाहौर से पकड़ कर यहाँ लाए हैं वो भी बेकसूर हैं। असल मुजरिम मैं ही हूं ना। अब मुझे मार दें, आपका सीना ठंडा हो जाएगा और मेरी जान भी छूट जाएगी। वो बाकायदा रोने लगी। सरवत मुझे बताओ तो सही, मैंने किया क्या है? आप सब जानते हैं, आपसे कुछ ढका छुपा नहीं। आपने दर्द की गोलियों के नाम पर यूसुफ को ऐसी गोलियां दी, आप उनकी जिंदगी से खेले। आप उसकी आवाज भरा गई, वो उसे आगे कुछ न कह सकी और हिचकियों से रोने लगी। मैं सन्नाटे में था। वो कोई ऐसी बात कह रही थी जिसकी मुझे मुतलिक खबर नहीं थी, लेकिन वो बात मौजूद थी। शायद सरवत और यूसुफ के दरमियान मौजूद थी। मुझे लगा कि शायद यूसुफ ने जानबूझकर सरवत को किसी गलत फहमी का शिकार किया है। इसका रवैया तो उसके लिखे हुए रुक्के से ही जाहिर हो जाता था। यकीनन कोई संगीन बात थी जिसके सबब सरवत के रवैये में मुझे पिछले 24 घंटों में नुमाया तब्दीली महसूस हुई थी, और यह तब्दीली अब अरूज पर पहुंची हुई थी। मुझे महसूस हुआ कि वो जब मुझे देखती है उसकी आंखों में एक डर से मटाता है, जैसे मुझे नहीं किसी खतरनाक कातिल को देख रही है। मैं जानता था कि इस डर का ताल्लुक उस खूनरेज लड़ाई से है जिसमें चौधरी अनवर के 5 बंदे मारे गए थे। सरवत वो वाकया देखने के बाद एक सख्ती किसी कैफियत में चली गई थी। मैं दुख किया था, गहराई में डूब गया। मेरा दिल चाहा कि अपने सर पर 2 हथड़ रसीद करूं, खुद को दीवारों से टकराऊं, कुछ ऐसा करूं कि मेरा जख्मी जिस्म और भी लहूलुहान हो जाए। वो तो मेरी जिंदगी का महवर थी और वही मुझसे रुख फेर रही थी, मुझे महरम से मुजरिम बना रही थी। मैंने इजाजत से कहा, सरवत मेरी बात तो सुनो। हकीकत वो नहीं जो तुम्हें नजर आ रही है। तुम्हें पता नहीं यूसुफ कितने खतरे में है। मेरे अल्फाज मुंह ही में रह गए। खिड़की से 8-10 फुट दूर कुर्सी पर पड़ा हुआ एक मोबाइल जोर जोर से बजने लगा। मोबाइल का मालिक किसी जानिब से बरामद हुआ और खिड़की के सामने पहुंच गया। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से उसका कोई साथी खशवत बोल रहा था। खशवत ने पूछा, होगा क्या हुआ है? कॉल रिसीव करने वाले ने दबी आवाज में कहा, खशवत बड़ी गड़बड़ हो गई है, पता नहीं क्या हुआ है। सरनो बीबी अपने कमरे में नहीं, कहीं भी नहीं है, सब उन्हें ढूंढ रहे हैं। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, दोनों फाटक बंद थे और पहरा भी था। अच्छा ठीक है, मुझे आवाजें पड़ रही हैं, फिर बात करते हैं, उसने कहा और एक तरफ ओ चलो क्या। मैं शस्तर खड़ा था। यह बड़ी हैरतनाक बात थी। सरनो सरदार अवतार सिंह की उस बेटी का नाम था जिसकी शादी का हंगामा बरपा था और वो गायब थी। अब समझ में नहीं आ रहा था कि सरदार अवतार और उसके कारिंदे आनन फानन हमें छोड़कर क्यों चले गए थे। मेरी पेशानी से टप टप लहू गिर रहा था। सरवत ने आंख उठाकर भी नहीं देखा था कि मुझ पर क्या बीती है। जिस्म की तरह मेरे दिल के अंदर से भी खून रिसने लगा था। अचानक एक जोरदार आवाज आई और उसने हमारी सारी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। यह ऑटोमेटिक राइफल की खौफनाक तड़तड़ थी। यह पूरा एक ब्रस्ट था जो छोटे गेट की तरफ से आया था और किसी करीबी खिड़की से टकराया। शीशे टूटने और गिरने की आवाजें आई। जवाब में चंद गोलियां चली और फिर एकदम अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। सरवत सिमट कर दीवार से जा लगी। पहला ख्याल तो मेरे ज़हन में यही आया कि कहीं बाहर से जगत सिंह वगैरह ने हमला कर दिया है, लेकिन अगर वो कोई ऐसी कार्रवाई करते तो तयशुदा टाइम के मुताबिक करते और मुझसे राब्ता करने के बाद करते। लगता था कि ये कोई और ही लोग हैं। अगले 2-3 मिनट में उसकी तस्दीक भी होगी। मुझ पर यह सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ कि यह गालबन वही अवतार सिंह की लड़की वाला मामला है। यकीनन कुछ लोग ये शादी नहीं चाहते थे और अब वही मुसल्ला हालत में यहाँ आन मौजूद हुए थे। इसका मतलब था कि ये एक नहायत संगीन सिलसिला है। यहाँ लोग मर सकते थे और जख्मी या अगवा वगैरह भी हो सकते थे। यकायक एक और आवाज आई। यूं लगा जैसे कोई भारी गाड़ी हवेली के बड़े फाटक से टकराई है और उसे तोड़ दिया है। फायरिंग में एकदम शिद्दत आ गई। मैंने फरमान नाम शख्स को जमीन पर गिरते और लोटपोट होते देखा। इसे शायद कृपान का जख्म आया था। गिरने से उसकी पगड़ी खुल गई थी और केस बिखर गए थे। 2 हट्टे कट्टे सिख असलहा लहराते और बड़के मारते बड़े फाटक की तरफ लपके। अचानक मुझे ख्याल आया कि इस कमरे का अकबी दरवाजा भी मौजूद है। मुझे लग रहा था कि यह ज्यादा मजबूत भी नहीं है। मेरा घायल जिस्म मुझे किसी मुहिम जोई की इजाजत नहीं दे रहा था,
लेकिन बारूदा जैकी का कहना था कि जिस्म से इजाजत मत लो, इसको हुक्म दो, आंखें बंद करके इसे तकलीफ की भट्टी में झोंक दो और फिर देखो कि इसके जलने से राहत के कैसे फूल खिलते हैं। मैंने ऐसा ही किया। मैंने चोटों की परवाह किए बगैर खुद को उठाया और चंद कदम दौड़कर कंधे से दरवाजे को जोरदार टक्कर रसीद की। मेरी दूसरी टक्कर से दरवाजे की दोनों चटखनियां उखड़ गईं और पट बाहर की तरफ खुल गए। मैंने टांग से बंधा हुआ खमदार चाकू हाथ में ले लिया। मेरे जिस्म में बर्क दौड़ रही थी। आओ सरवत, मैंने कहा। वो चंद सेकंड से जब्जे में रहने के बाद मेरे साथ आगे बढ़े। हम दरवाजे में से निकले और अकबी बरामदे में आ गए। यहाँ नीम तारीकी थी। मैं एक दीवार के साथ साथ आगे बढ़ा। सरवत मेरे पीछे थी। हम हवेली के कच्चे हिस्से यानी जनान खाने में दाखिल हुए। मेरा ख्याल था कि हम जनान खाने के पहलू से गुजरते हुए छोटे गेट के करीब पहुंचाएंगे और फिर बाहर निकलने के लिए मौका का इंतजार करेंगे, लेकिन अचानक सामने से 2 मुसल्ला अफराद आते दिखाई दिए। इनकी नजर से बचने के लिए हम जनान खाने के अंदर घुस गए। सामने बीमार बापू वाला कमरा था और मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि इस कमरे को वक्ती पनागाह के तौर पर इस्तेमाल करूं। मैं चाकू कमीज के नीचे छुपाकर बापू के कमरे में गया और साथ ही सरवत भी आ गई। बीमार बापू तकिए के सहारे बैठे थे। उनका मफलूज हाथ उनकी गोद में था। वो मुझे देखकर मजीद परेशान हुए, फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, ये सब क्या हो रहा है अकबर अली? मैंने कहा, शायद आपको पता नहीं कि कुछ लोगों ने हवेली पर हल्ला बोल दिया है। दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं और सरनो बीबी का भी कुछ पता नहीं है। यूं लगा कि बापू सरनो की गुमशुदगी के बारे में पहले से जानते हैं। वो सरनो के बारे में मेरी इतला को नजरअंदाज करते हुए बोले, और तुम्हें क्या हुआ है? कहां से लगी हैं तुम्हें ये चोटें? सीढ़ियों से गिर के आओ, मैंने बात बनाई। बापू ने मुझे अकबर अली कहकर मुखातिब किया था। इसका मतलब था कि वो इस वाक़े से बेखबर है जिसमें मुझे मारा पीटा गया था और मुझ पर धमाका खेज मवाद वाला इल्जाम लगाया गया था। एकदम मैं चौंक गया। मेरी निगाह अचानक उस छोटे कमरे की तरफ उठ गई थी जो मैं आराम के साथ इस्तेमाल करता था। कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन उसके पीछे आहट सी हुई। मुझे यूं लगा जैसे अंदर है कोई। मैंने दरवाजा खोलकर देखा और दंग रह गया। अंदर एक खूबसूरत लड़की मौजूद थी। उसके हाथ पर मेहंदी रची थी, कानों और गले में फूलों का जेवर था। वो डरी सहमी हिरनी की तरह नजर आ रही थी। मैं चंद सेकंड में पहचान गया। मैंने सरदारों के खानदानी एल्बम में इसकी तस्वीर देखी थी। यही सरदार उतार सिंह की बेटी और बापू की पोती सरनो कौर थी। सारी हवेली में लोग इसे ढूंढते फिर रहे थे और वो यहाँ अपने दादा के कमरे में छुपी हुई थी। बापू ने कहा, मेरी गाल सुन अकबर अली, इधर आ मेरे पास। मैं छोटे कमरे का दरवाजा भीड़ कर बापू के पास चला। वो कुछ कहना चाह रहे थे। मैंने कान उनके होंठों के करीब तर कर दिया। वो बोले, अकबर अली, सरनो मेरी मर्जी से यहाँ छुपी हुई है। इस बेचारी के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। इसके माँ प्यू इसका ब्याह इसकी मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं। मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन ये नहीं माने। अब इसका अंत इनके सामने आ गया है। सारी आनो इज्जत खाक में मिल रही है। मैंने पूछा, बापू, हवेली पर हल्ला बोलने वाले कौन हैं? ये निहालों के लोग हैं। निहालों ही से सरनों के रिश्ते का झगड़ा चल रहा है। मैंने बड़ा समझाया था पुत्रों को, वाहे गुरु के वास्ते दिए थे, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं मानी। अब देखो, इनकी अपनी औलाद ही इनके सामने खड़ी हो गई है। बूढ़े बापू का इशारा यकीनन सरनों ही की तरफ था। मुझे याद आया कि अभी कुछ देर पहले सरदार उतार को मुझ पर निहालों का बंदा होने का शक हुआ था। यकजक भागते कदमों की आवाजें आई। कुछ लोग अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए जनान खाने के इस हिस्से की तरफ आ रहे थे। बापू घबरा कर बोले, देखो, अगर अवतार सिंह या कोई उसका बंदा सरनों के बारे में पूछे तो उसे यही बताना है कि वो इधर नहीं आई। मैंने इस बात में सरिला और सरवत के साथ तेजी से छोटे कमरे में चला गया जहाँ सरनों पहले से मौजूद थी। सरनों ने अब खुद को लकड़ी की अलमारी के पीछे तारीख कला में छुपा लिया था। मैंने सरवत को भी अलमारी के पीछे भेज दिया। चाकू अब मेरे हाथ में था। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी चढ़ाई और उसके साथ लगकर खड़ा हो गया। आवाजों से मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि बापू के कमरे में दाखिल होने वाले हवेली के अफराद नहीं बल्कि निहालों के लोग हैं। एक उधेड़ उम्र शख्स हाँफती हुई भारी आवाज में बापू से कह रहा था, बापू जी, आपके पुत्र ने सरनों को कहीं छुपा दिया है या फिर मार दिया है, हमें कहीं नजर नहीं आ रही। जवाब में बापू की बहुत मध्यम आवाज उभरी, पाले, सरनों यही है मेरे पास, तुम इसे ले जाओ, लेकिन अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। पाले दोबारा बोला तो उसकी आवाज जज्बात की शिद्दत से लर्ज रही थी। उसने कहा, नहीं बापूजी, आपकी पोती है तो मेरी धी है। मैं अपने प्राण दे दूंगा लेकिन अपनी धी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं वचन देता हूं आपको। इसी दौरान में बाहर होने वाली फायरिंग की आवाजें नजदीक आ गईं। पाले के साथ आने वाले अफराद शायद बरामदे की तरफ चले गए और फायरिंग में शामिल हो गए। बापू ने सरनों को आवाज देने के लिए कालबन जिस्म की सारी ताकत सर्फ कर दी थी। सरनो, सरनो बाहर आ जा। बापू की भराई हुई कमजोर आवाज उभरी। सरनो अलमारी के पीछे से निकल आई। मैं निकल लम्हे के लिए इसकी तरफ देखा और समझ गया कि वो अपने दादा की बात मानने के लिए और पाले नामी बंदे के साथ जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं सरवत के पास अलमारी की ओट में चला गया। सरनो ने जरा एड़ियां उठाकर दरवाजे की चटकनी खोली और बाहर निकल गई। मैंने अंदाजा लगाया कि यह पाले नामी शख्स इस लड़के का बाप या चच्चा वगैरह है जिसे सरनो शादी करना चाहती है। बाहर जो बात हो रही थी उसमें मुझे ननकाना साहब का नाम भी सुनाई दिया।
यकीनन ये कोई संगीन तनाज़ा था जो बहुत अरसे से चल रहा था। ऐन मुमकिन था कि बापू की उम्र रसीदा बीवी भी अपने शौहर के हम ख्याल हो। शायद हम इस कहानी का क्लाइमैक्स सीन देख रहे थे। सरदार अवतार सिंह एक नामी ग्रामी चौधरी की हैसियत से लोगों के फैसले करता था, लेकिन वो अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दे सका था। वो अपना फैसला खुद करने पर मजबूर हो गई थी। वो इन लोगों के साथ जा रही थी जिनको अपने घर वालों से ज्यादा अपना हमदर्द समझती थी।